वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द सीरीज ऑफ वोकैब्स का ट्रिपल डोज। आज हम कुछ नए तरह के सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और इडियम्स देखेंगे जैसे हम पहले देखते आए हैं। पहले की तरह ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही निकाले गए हैं। कुछ कुछ ऑल्टरेशंस किए गए हैं आपके समझने के लिए और फ्यूचर के क्वेश्चंस को प्रेडिक्ट करते हुए, ध्यान में रखते हुए उसी हिसाब से ऑप्शंस को भी थोड़ी मॉडिफाई की गई है। जो ऑप्शंस इरेलीवेंट थे, जिससे आपको नई चीज सीखने ना मिले, कुछ कुछ जगह उन चीजों को चेंज किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो सिनोनिम्स से रिलेटेड है। ठीक है, क्वेश्चन है एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड वर्चुअस। अब आप यहां पे देखिए कि वर्चुअस का मतलब क्या होता है। वर्चुअस का मतलब हो गया कि एक बहुत ही अच्छा व्यक्ति जो उच्च विचारों वाला हो, पर्टिकुलरली व्हेन इट कम्स टू द चॉइस ऑफ फिजिकल रिलेशनशिप। अब उच्च विचारों वाला है तो कर्टियस क्या होता है, जो लोगों से अच्छे से पेश आए। इंटेलिजेंट आप जान रहे हैं। चेस्ट का भी मतलब भी लगभग वही होता है, डायरेक्टली तो वो नहीं होता है, लेकिन जो उच्च विचारों की बात हो रही है, पर्टिकुलर टू द चॉइस ऑफ रिलेशनशिप, इसमें चेस्ट जो है सबसे सुटेबल बैठता है। इसलिए यहां पे जो होगा चेस्ट होगा। ठीक है, चेस्ट बोलो, चेस्ट बोलो, एक ही चीज है। हेल्पफुल, जो लोगों का हेल्प करे। इंटेलिजेंट हेल्पफुल तो एकदम ही नहीं होंगे। कॉर्टियस कर्चियस जो है वो थोड़े क्लोज है, लेकिन वर्चुअस का वो एक्चुअल मीनिंग नहीं है। अ courteous person is not necessarily virtuous, but a virtuous person shall be courteous। ठीक है, एक्सेसिव, एक्सेसिव मतलब बहुत ज्यादा। डेफिशिएंट का मीनिंग हो गया जब कमी हो, डेफिशिएंसी हो। डिसप्रोपोर्शनेट मतलब अनुपात जो है सही नहीं है, प्रोपोर्शन जो है गड़बड़ हो चुकी है। लैकिंग मतलब कमी। तो ये तीनों जब नहीं हो रहे हैं, नन ऑफ दिस ऑप्शन नहीं है, तो रैप्चरस जो है ये ऑप्शन एक बच रहा है और यही सही होना चाहिए। और रैप्चरस का मतलब ही क्या है, बहुत ज्यादा। आप ऐसा समझो, कोई चीज रप्चर कब करता है, जब बहुत ज्यादा एक्सेसिवनेस हो जाए, बहुत ज्यादा बढ़ जाए कोई भी चीज, तो रप्चर कर जाता है। पानी बहुत ज्यादा डैम में बढ़ गया तो उसकी फाटक जो है वो खुल सकती है, टूट सकती है, बैरिकेडिंग हट सकती है अगर भीड़ बढ़ गई, तो रप्चर कर रहा है एक तरह सवाल। तो इसलिए ये रप्चरस जो है एक्सेसिवनेस को दिखाता, आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। एरुडाइट, एरुडाइट मतलब जो बहुत ही ज्यादा ज्ञान रखा हो, स्कॉलरली पर्सन जो हो, उसको एरुडाइट कहते हैं अपने फील्ड का। वन कैन बी स्कॉलर इन अ पर्टिकुलर फील्ड। जैक ऑफ ऑल ट्रेड का मतलब हर तरह की चीजों का उसके पास ज्ञान है, बट ही इज नॉट द मास्टर ऑफ ऑल ट्रेड। वन कैन बी स्कॉलर इन अ पर्टिकुलर or 2-3 fields, but it is not possible for anyone to have scholarly views, experience, knowledge in each and every field। तो एरुडाइट मतलब जो एक पर्टिकुलर फील्ड का स्कॉलर हो, जैसे प्रोफेसर होते हैं वो एरुडाइट होते हैं। तो नेव का मतलब हो गया कुछ वैसी जानकारी नहीं रखने वाली। ठीक है, नया नवेला मतलब उतना जानकार नहीं है। इक्विवोकेट मतलब, इक्विवोकेट इक्विवोकल से आया। इक्विवोकल मतलब जो एम्बिग्युअस बात करता हो, एम्बिग्युअस बात करता हो, मतलब जिस बात में आपको संदेह हो, सही सही नहीं बता रहा हो, तो वो क्या हो गया, इक्विवोकेट हो गया। तो इस वजह से इक्विवोकेट जो है एरुडाइट का मीनिंग नहीं होगा। टायरलेस, जो थके ना, स्कॉलरली इसके लिए सही बैठ रहा। आप यहां से देखो, एक मैंने सेंटेंस भी लिख रखा है, ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट एरुडाइट पॉलिटिकल थिंकर्स ऑफ हिज एज। अब आप यहां से देखो, जब आप वन ऑफ लगाते हो ना, कहीं भी वन ऑफ आ गया या ईच ऑफ आ गया, तो जो नाउन उसको फॉलो करेगा ना, वो हमेशा प्लूरल होगा। वर्ब जो होगा वो सिंगुलर आएगा। ऑफ देयर एज नहीं होगा, ऑफ हिज एज होगा। वन ऑफ मतलब सब में से एक। तो आप बात एक ही की कर रहे हो, लेकिन सबकी बात कर रहे हो इसलिए थिंकर्स लगा रहे हो। तो one of the most erudite political thinkers of his age means he was great in his field of politics. He was having the deep knowledge of politics. He was in fact a scholar in the field of politics.
हेजीमनी, ये वर्ड जो है पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा होता है, बाहुबलियों के लिए ये यूज होता है। हेजीमनी मतलब अपना जो है उन्होंने डोमिनेंस बना रखा है। हेजीमनी बहुत हार्ड टर्म में नहीं होता है, आप कल्चर के द्वारा हेजीमनाइज करते हो, आप अपने इन्फ्लुएंस के द्वारा हेजीमनाइज करते हो, मतलब अपना प्री डोमिनेंस बढ़ाते हो, इन्फ्लुएंस बढ़ाते हो, अपना वर्चस्व बढ़ाते हो। लॉफुलनेस हो गया जहां पे रूल ऑफ लॉ चल रही है, जहां पे कानून व्यवस्था है। तो लॉफुलनेस हेजीमनी का स्पेलिंग, सॉरी हेजीमनी का मीनिंग नहीं होगा। डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र है, ये भी एक तरह से पॉजिटिव सेंस में, तो ये भी नहीं होगा। माइग्रेशन मतलब पलायन होता है, कोई माइग्रेट कर रहा है जॉब के तलाश में किसी और तलाश में, तो माइग्रेशन भी नहीं है, तो प्री डोमिनेंस होगा। अब देखो यहां पे है क्या है, बेनिफेक्टर, एक होता है बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी का मतलब होता है जिसको हेल्प मिल रही है, बेनिफैक्टर जो हेल्प कर रहा है। जस्ट लाइक एक पेई होता है और एक रिसीवर होता है। पेई जो पे कर रहा है, रिसीवर जिसे पैसे मिल रही है वो बेनिफिशियरी है। तो बेनिफैक्टर मतलब जो देने वाला है, हेल्पर, हेल्प कर रहा है, ठीक है। अब यहां पे जो एक नई शब्द है वो क्या है, फीकंड। फीकंड का मतलब होता है उपजाऊ। फीकंड का मतलब क्या होता है, उपजाऊ। जैसे लैंड, पौधे उपजाऊ है तो फिकंड यूज करते हो। तो इनफिकंड जो है प्रॉपर वर्ड नहीं है, लेकिन इन लग गया है, मतलब वो अन है, मतलब वो फर्टाइल अब नहीं रहा, उतना उपजाऊ नहीं रहा। तो आप फिकंड को अगर फर्टाइल समझ रहे हो तो इनफिकंड मतलब इनफर्टाइल, यील्ड उतना ज्यादा नहीं होगा, इधर इन टर्म्स ऑफ क्रॉप्स, इधर इन टर्म्स ऑफ फर्टिलिटी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, दोनों में ये काम आता है। हॉस्टाइल मतलब किसी के लिए बहुत ज्यादा द्वेष रखना, बहुत ज्यादा घृणा रखना, बहुत ज्यादा अंदर में उसके लिए द्वेष पालकर जहर भरा होना, किसी भी कारण से हो सकता है। हॉस्टिलिटी आती है मतलब संबंध खराब हो चुके हैं। हम लोग के लिए जैसे पाकिस्तान हॉस्टाइल कंट्री है, वी आर इन स्टेट ऑफ वॉर, तो जब वॉर है तो वो हमारे लिए हॉस्टाइल है। एंटोनिम निकालना है किसके लिए, ऑर्थोडॉक्स। अब ऑर्थोडॉक्स आप हमेशा सुनो, ऑर्थोडॉक्स, ये ऑर्थो का रिलेशन कोई हड्डी से नहीं है। ऑर्थो जनरली हड्डी से रिलेटेड होता है, ऑर्थो के डॉक्टर को आप दिखाते हो, तो ये ऑर्थो जो है हड्डी से रिलेटेड नहीं है। लेकिन ये आप समझो हड्डी क्या होती है, सख्त होती है। तो रूढ़िवादी जो सोच होती है वो भी क्या होती है, सख्त होती है, उससे लोग हिल नहीं रहे, टस से मस नहीं हो रहे। तो इसलिए यहां पे ऑर्थो का यूज किया गया है। जो पुरानी टिपिकल सोच है जिसको लोग बदल नहीं रहे, जो सेट ऑफ बिलीफ्स है जो बहुत दिनों से चली आ रही है उसको हम सही मान रहे हैं। जैसे जाति प्रथा भी क्या है, एक ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग है, एक ऑर्थोडॉक्स बिहेवियर ऑफ सोसाइटी है, तो टिपिकल चीज है। तो इसका उल्टा क्या होगा, इसका उल्टा आप देखो, जब यहां डॉक्स लगा है ना, तो यहां भी क्या आना चाहिए, डॉक्सी आना चाहिए। तो इसका उल्टा होगा हेट्रोडॉक्स, मतलब इसमें कोई जो है पुराने सेट ऑफ बिलीफ्स को उसी को मानेंगे ऐसा नहीं है, ये ओपन टू ऑल बिलीफ्स होता है, सबको ये मान सकता है, एक्सेप्टेबल है, चलेगा। वैलिड भी हो सकता है, लेकिन इसका प्रॉपर मीनिंग जो होगा, जो प्रॉपर एंटोनिम होगा वो हेट्रोडॉक्स होगा। ऑर्थोडॉक्स फिक्स टू वन बिलीफ, हेट्रोडॉक्स फिक्स टू मल्टीपल बिलीफ, मतलब ओपन टू ऑल। टिपिकल मतलब पर्टिकुलर टू दैट टाइप। टिपिकल भी हो सकता था अगर हेट्रोडॉक्स, सॉरी टिपिकल तो उसका सिमिलर टाइप का मीनिंग हो गया, टिपिकल बिहेवियर शो कर रहा है, मतलब जैसा एक बिहेवियर है वो हिलना नहीं चाह रहा है, एकदम एकदम वो उस पर अडीग है। हैशन मतलब जल्दी जल्दी करना, हड़बड़ाना। टेंडर, टेंडर आप कहां से, टेंडरनेस जो है, ये टेंडर वर्ड आप इसमें देखो, ये टेंडर वर्ड कैसे आ रहा है, ये टेंडर का वर्ड आ रहा है, आप याद करो, टेंडर कोकोनट आप बोलते हो। जो आप डाब का पानी पीते हो, ग्रीन कोकोनट का जो पानी पीते हो, बाद में वही तो कोकोनट बनता है जिसके ऊपर वो उसका बाल वाल नारियल का आ जाता है, तो वही सूख कर बनता है।
तो वो जब अपने युवा अवस्था में रहता है, जब वो सॉफ्ट रहता है, जिसको वो चाकू से काट देते हैं, तो वो टेंडर रहता है। टेंडर कोकोनट कहते हो आप उसको इंग्लिश में, टेंडर कोकोनट। तो टेंडर का मतलब हो गया सॉफ्टनेस। टेंडर का मतलब क्या हो गया? सॉफ्टनेस, स्मूथनेस। तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? रफनेस। हार्डनेस भी रहता तो भी चलता, हार्डनेस भी रहता तो भी क्या होता? चलता। मोनोटोमी का मतलब क्या होता है? मोनोटोमी मतलब लैकिंग द वैरायटी, सिंगल वैरायटी, मोनोटोमी। मोनोटोनस लाइफ आप बोलते हो ना, एक जैसा जिंदगी चल रहा है, कोई फेरबदल नहीं है, वो मोनोटोनस हो गया। अफेक्शन मतलब उसके प्रति अट्रैक्शन, उसके प्रति स्नेह रखना। कंपैशन मतलब दया भावना रखना, दयालुता दिखाना, उसको कहता है कंपैशन। कंपैशन से ही वर्ड आया कंपैशनेट। ठीक है, कंपैशनेट मतलब दया के ग्राउंड पे। तो टेंडरनेस का सिनोनिम हो सकता है कंपैशन, लेकिन टेंडरनेस का एंटोनिम कंपैशन नहीं होगा। रफनेस हो सकता है, हार्डनेस हो सकता है, स्टिफनेस हो सकता है, रिजिडिटी हो सकता है। ठीक है। प्रूडेंट, प्रूडेंट मतलब वो जो बहुत सोच समझ के फाइनेंशियल डिसीजंस लेता हो, प्रूडेंट वहां पे यूज होता है। प्रूडेंट फाइनेंशियल डिसीजन इन अ कंपनी, अ सीईओ नीड्स टू बी प्रूडेंट व्हाइल टेकिंग द बिग डिसीजंस। बहुत सोच समझ के, आगे के कैलकुलेशंस, पीछे क्या इफेक्ट रहा है, उसको पास्ट एक्सपीरियंस को टेकिंग इनटू अकाउंट, फ्यूचर में इस डिसीजन का क्या इंपैक्ट हो सकता है, वो व्यक्ति जो बहुत सोच समझ के आगे बढ़े, वो प्रूडेंट है। तो प्रूडेंट का मतलब बहुत सोच समझ के, बहुत समझदारी से। प्रूडेंट का उल्टा फिर क्या हो जाएगा? अनवाइज मतलब बेकूफी भरा, बिना सोचे समझे जो किया गया वो अनवाइज हो गया। सिली मतलब सिली का मतलब, सिली और अनवाइज लगभग एक जैसा, लेकिन सिली का मतलब होता है बहुत छोटा, बहुत मतलब सिली काइंड ऑफ थिंग। सिली मिस्टेक आप बोलते हो ना, वैसा टाइप का, कि मतलब बहुत बड़ा मिस्टेक नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रहता तो हो जाता। तो ये भी प्रूडेंट का बन सकता था आपका एंटोनिम, लेकिन चूंकि अनवाइज यहाँ अवेलेबल है, तो यहाँ पे हम अनवाइज को यूज करेंगे। डिसीजन ले रहा है लेकिन वो डिसीजन वाइज नहीं है। इडियोटिक इसलिए यूज नहीं करेंगे क्योंकि इडियोटिक मतलब है कि एकदम मतलब वो जो सही तरह से बिहेव भी ना करे। इडियट किसको कहते हैं आप? जो सब कुछ समझते हुए भी वो बदतमीजी कर रहा हो, कुछ वैसा कर रहा हो, तो उसको इडियट कहते हैं। लेकिन जब आप प्रूडेंट देख रहे हो, तो प्रूडेंट मतलब वाइज, बहुत सोच समझ कर लिया हुआ चीज। तो सोच समझ कर का उल्टा क्या हो जाएगा? अनवाइज, ज्यादा दिमाग नहीं लगाया। अनवाइज पर्सन नीड नॉट टू बी इडियोटिक, एन इडियोटिक पर्सन कैन बी वाइज, बोथ इज ट्रू। पुअर मतलब गरीब, खराब कंडीशन। पुअर रोड कंडीशन मतलब बहुत खराब कंडीशन में। पुअर पर्सन मतलब गरीब व्यक्ति, निर्धन व्यक्ति। एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड रिपेल, आप चार्जेस के केस में पढ़े होगे, जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होती है, तो आप पढ़े हो लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर। तो जो लाइक चार्जेस रिपेल कर रहे हैं मतलब दूर जाना चाह रहे हैं, फोर्स लगाकर उसको किनारे कर रहे हैं। तो रिपेल का ही उल्टा आप वहीं से समझ चुके हो, अट्रैक्ट। रिपल्सन एंड अट्रैक्शन वहीं से आया, रिपेल एंड अट्रैक्ट। कंसंट्रेट मतलब बढ़ाना, आप कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो। जैसे नमक को आप पानी में घोलते जा रहे हो, पहले एक चम्मच आपने घोला, फिर उसके बाद आपने एक चम्मच और डाला, तो आप क्या कर रहे हो? नमक का कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो। कंसंट्रेशन पढ़ाई के भी केस में होता है कि आप ध्यान पूर्वक पढ़ रहे हो, आप कंसंट्रेट कर रहे हो, यू आर कंसंट्रेटिंग ऑन योर स्टडीज। कंटिन्यू मतलब कंटिन्यू करते रहना, अटेंड मतलब आप जान ही रहे हो, या तो ध्यान देना या तो कोई फंक्शन अटेंड करना। अटेंड से ही अटेंशन आया है। ठीक है। कैलस, कैलस का मतलब होता है कि आप किसी के फीलिंग के बारे में ध्यान नहीं दे रहे हो। यू आर इनडिफरेंशिएट टुवर्ड द फीलिंग्स ऑफ अदर। वो क्या सोच रहा है, कैसा सोच रहा है, आप उसके बारे में कुछ नहीं सोच रहे हो, आप बोले जा रहे हो, मुंहफट हो। कोई मरा हुआ, आप उसके घर पे गए हो और आप वहां हंसी मजाक कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर नॉट केयरिंग अबाउट द फीलिंग्स ऑफ द पर्सन, यू आर नॉट केयरिंग अबाउट द सिचुएशन,
यू आर बीइंग इनसेंसिटिव, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? सेंसिटिव। कैलस को बहुत लोग कभी कभी किसी सेंटेंस में, जैसे आपके एसएससी का आजकल टिपिकल क्वेश्चन है कि फ्रॉम द गिवन सेंटेंस डिसाइड द एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड, उस केस में वो कैलस को एज अ क्रूएल भी यूज कर सकता है। तो उस केस में अगर वो क्रूएल के रूप में यूज करता है तो आप काइंड मानो, ठीक है। और काइंड का ही क्या होता है? जेनरस होता है, जिसको फीलिंग हो दूसरे के बारे में, ठीक है। लेकिन कैलस मतलब जो इनसेंसिटिव हो, तो इनसेंसिटिव का उल्टा क्या होगा? सेंसिटिव। जेनरस जो लोगों की मदद करता हो वो क्या है? जनरस है, हेल्पर। हेल्पफुल काइंड ऑफ पर्सन इज जनरस, बट यू नीड नॉट टू बी जनरस टू बी सेंसिटिव। एटलीस्ट यू कैन केयर अबाउट द फीलिंग्स ऑफ अदर, even if you are not getting the time to be generous, but you won't laugh at misery of others, at the miserable condition। तो आपको सेंसिटिव होना पड़ता है। सिचुएशन कैसा है, सेंस करो, उसी हिसाब से एक्ट करो। वहीं से वर्ड क्या है? सेंसिटिव। हमारा नेक्स्ट सेक्शन आ गया है ईडियम्स का, ठीक है। ईडियम्स में क्या है? बरी द हैचेट। बरी का मतलब होता है गाड़ना। जैसे कुत्ते जो है अपने हड्डी को बरी करते हैं, आप बॉडी को बरी करते हैं, डेड बॉडी को, क्रिश्चियन रिलीजन में, मुस्लिम रिलीजन में। और हैचेट का मतलब होता है कुल्हाड़ी। अ स्ट्रॉन्ग आयरन काइंड ऑफ एलिमेंट अटैच्ड विथ अ लॉन्ग वुडन हैंडल विच इज शार्प एट द एंड। मतलब कुल्हाड़ी की बात हो रही है। कुल्हाड़ी में छोटा सा आपको नीचे लोहे का टुकड़ा लगा रहता है और एक हैंडल रहता है। तो बरी द हैचेट मतलब आप क्या कर रहे हो? अगर आप कुल्हाड़ी उठाए हुए हो मतलब आप लड़ना चाह रहे हो। पुराने जमाने में कुल्हाड़ी तलवार यही चलती थी। इडियम्स जो है बहुत दिनों से चली आ रही, कोई नई इडियम्स तो आजकल इजाद हुई नहीं है। मुहावरे जो है, जब लैंग्वेज की डेवलपमेंट हुई, जो आज आप मुहावरे बोल रहे हो वो मुहावरे हजारों साल से चली आ रही है। और वो प्रचलित इंसिडेंट पे या रोजमर्रा की चीजें उस पे ही बेस्ड होती है। तो आप कुल्हाड़ी को बरी कर रहे हो मतलब दफन कर रहे हो। अगर आप किसी को दफन कर देते हो मतलब उसका किस्सा खत्म हो गया। कुल्हाड़ी को आप दफन कर दिए यानी आप लड़ाई की चीज को क्या कर दिए? दफन कर रहे हो। मतलब बरी द हैचेट मतलब आप अपने लड़ाई को क्या करो? भूल जाओ। फॉरगेट अबाउट द क्वारल्स, झगड़े को भूलो। आप कुल्हाड़ी रखो, आगे बढ़ो, गले मिलो, ये उस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो बरी द हैचेट मतलब फॉरगेट अबाउट द क्वारल्स, तो ये होगा। लुक फॉर हिडन मीनिंग्स नहीं है। लुक फॉर हिडन मीनिंग्स का एक एक इडियम होता है, रीड बिटवीन द लाइन्स। दो लाइन के बीच में आप क्या ही पढ़ोगे? मतलब आप हिडन मीनिंग पढ़ो। लाइन जो बोल रही है उसका भी आप मीनिंग पढ़ो। whenever you think you read a poem, you try to decipher what poet wants to tell. That means you are reading between the lines. You are reading beyond what is written, not about the literal meaning but about the practical meanings. Give vent to, वेंट का मतलब क्या होता है? एक जगह देना। वेंट का मतलब क्या होता है? जगह देना। कुकर में सीटी से जब हवा निकलती है तो वो क्या दे रहा है? एक वेंट दे रहा है, जो अंदर में प्रेशर डेवलप हुई थी। अगर वो वेंट नहीं मिलता तो वो कुकर फट जाता अगर सीटी ना दे तो। गैस की लीकेज हो रही है, यू ओपन द डोर्स ऑफ विंडो, व्हाई? जस्ट बिकॉज यू वांट टू गिव वेंट टू द escaping gas so that it can go to the environment and concentration decreases inside, and eventually the threat of fire is set aside। तो गिव वेंट टू मतलब जो अंदर में उबल रहा है, अंदर में जो प्रेशर बहुत बढ़ चुका है, उसको आप क्या कर रहे हो? उसको निकलने का मौका दे रहे हो, भड़ास निकाल रहे हो। तो भड़ास आप कैसे निकालोगे? एक्सप्रेशन से। यहां पे पूरा नहीं लिखा है। टू एक्सप्रेस योर एंग्वेज, एंगर मीन्स गिव वेंट टू। तो ये आंसर होगा। पिन मनी, कुछ कुछ चीजें होती है ना जिनका आप वर्ड से मीनिंग नहीं निकाल सको। पिन मनी मतलब पिन और मनी। अब मनी को पिन करके आप दीवार में लगाओगे, वैसा आप सोचोगे तो इसकी मीनिंग आप नहीं निकाल पाओगे।
इसका मतलब होता है पिन मनी, मतलब जो आपका एडिशनल मनी हो, पॉकेट खर्च हो, बच्चों को मिलती है पॉकेट खर्च, पेरेंट्स खिला भी रहे हैं, पढ़ाई के भी खर्च उठा रहे हो, उनकी जरूरत की चीजें भी पूरी कर रहे हैं, फिर भी पॉकेट मनी देते हैं कि अच्छा ठीक है बाबू, जो जरूरत होगी आप अपने हिसाब से ले लेना। इसका मतलब क्या है? वो एडिशनल मनी है, इन एडिशन टू अदर थिंग्स। एडिशनल के लिए एक फ्रेज यूज होता है, इन एडिशन टू के लिए ओवर एंड अबव, ठीक है, ओवर एंड अबव विथ अ फाइन टूथ कॉम्ब, मतलब जो बहुत महीन कंघी होती है, जिससे बचपन के दिनों में जो आपके ये ढील को निकाली जाती थी सिर से, छोटी वाली जो कंघी होती थी, तो वो फाइन कॉम्ब क्या कर रही है, केयरफुली आपके बालों से वो जो छोटे छोटे जो ढील हो चुके, जुई हो चुके, उनको क्या कर रही है, निकाल रही है। तो इसलिए इसका रिलेशन है केयरफुली से, बहुत उसको फाइनली बनाया गया कॉम्ब को। केयरलेसनेस रखोगे तो मोटी हो जाएगी धार, और वो केयरफुली काम भी करती है, इसलिए इसका मीनिंग जो होता है केयरफुली, विथ अ फाइन टूथ कॉम्ब, मतलब केयरफुली किसी चीज को करना। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, एक एकदम मतलब कॉमन फ्रेज इडियम है इंग्लिश में, जो चीज इरेगुलरली हो, जो चीज रुक रुक कर हो, जिसमें कोई यूनिफॉर्मिटी ना हो, जिसमें इरिटेशंस होता है, ऐसा ऐसा इरेगुलेटरी रहे, रेगुलर रहे कि आपको वो इरिटेशन करा दे, तो वैसे इरेगुलर चीज को होने को हम क्या कहते हैं, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, जिससे आपको इरिटेशन भी क्रिएट हो, गाड़ी जैसे झटके मार रही है, तो वहीं से फिट्स एंड स्टार्ट्स आया, रुक रहा है चल रहा है, रुक रहा है चल रहा है, झटके मार रहे हैं, ठीक है। तो इसका मीनिंग ये एंथुजियास्टिकली कभी नहीं हो सकता है। हाई स्पिरिट्स मतलब बहुत हाई मोरल के साथ, मतलब हाई स्पिरिट्स में कौन रहता है, सोल्जर रहता है जब लड़ाई लड़ रहे हैं। स्पिरिट अगर डाउन हो जाएगा तो वो लड़ नहीं पाएंगे। और एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मैं दे देना चाहता हूँ। हमारे चैनल पे एक लिमिटेड ऑफर के लिए कोर्स हमने लॉन्च किया है, जिसका टारगेट होगा 2025 और 2026 के लिए, जिसमें आपको 160 प्लस कोर्स के लिए टारगेट किया जाएगा। इसमें आपके एक्सपर्ट फैकल्टीज जो होंगे वो राज सर होंगे, जिन्होंने खुद एसएससी स्टेनोग्राफर, सीएचएसएल, एमटीएस, सीजीएल का एग्जाम्स उन्होंने क्लियर कर रखा है। सौरभ सर आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे। इन्होंने खुद एएसओ, रेलवे का जेई, सीएमए, रेलवे टेक्नीशियंस, एलआईसी, डीओ, आईबीपीएस का इन्होंने एग्जाम्स क्लियर कर रखा है। पल्लवी मैम, इनको भी एक्सपर्ट्स नॉलेज है शॉर्ट हैंड्स और वेरियस कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस के लिए। तो ये आपके एक्सपर्ट फैकल्टीज रहने वाले हैं। नेक्स्ट, आपको जो कोर्स में जो कवर करवाएंगे हम लोग, वो सबसे पहले प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करवाई जाएगी, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस की प्रिपरेशन करवाई जाएगी। नेक्स्ट, आपको शॉर्ट हैंड स्किल टेस्ट सिखाया जाएगा, बोथ इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज जो भी है आपके कंफर्टेबल है, आप उस लैंग्वेज में आपको शॉर्ट हैंड सिखाई जाएगी। नेक्स्ट है, आपको टाइपिंग सिखाया जाएगा। साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर के सारे पेपर्स के एनालिसिस करवाए जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि एसएससी का एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर पेपर का रोल क्या होता है। नेक्स्ट है, हमारे सेंटर्स में मॉक टेस्ट देने की फैसिलिटी होती है। सब लोग एग्ज़ाम पेपर देते हैं, पेपर 2 घंटे का होता है। 2 घंटे में 200 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हर क्वेश्चन के लिए 36 सेकंड्स होते हैं। सबको यही टाइम मिलता है, बट इसी हर 36 सेकंड्स में आप क्या अप्रोच रखते हैं उसी पर डिटरमाइन करेगा कि कौन सा बच्चा का सिलेक्शन होगा, कौन से बच्चे बाहर हो जाएंगे। तो हम आपको सारे स्ट्रैटेजी बताएंगे कि किस सेक्शंस को पहले सॉल्व करना, किस क्वेश्चंस को छोड़ना, ये सारा चीज़ आपको करवाया जाएगा। नेक्स्ट जो है आपका, आइए अब हम लोग फी स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो जो ऑफलाइन सेंटर्स में बच्चे पढ़ते हैं, तो उनकी जो फ़ी रहने वाली है वो 1000 पर रहने वाली है। इसमें प्रीलिम्स, शॉर्ट हैंड, टाइपिंग सारे इंक्लूडेड रहेंगे। अगर कोई वन टाइम में पेमेंट करना चाहता है तो उसकी फ़ी होने वाली है 6000 रहने वाली है, और ये वैलिड होगा 2026 के स्किल एग्ज़ाम तक के लिए। और एक हमने और स्पीड बैच हमने लॉन्च किया है। जो बच्चे रांची से हैं और जिनको लगता है कि प्रीलिम्स उनका क्लियर हो जाएगा, अच्छा है, उनका प्रीलिम्स में मार्क्स बन रहे हैं, तो जो बच्चे सिर्फ स्किल की तैयारी करना चाहते हैं तो उनके लिए सिर्फ हमने एक ऑफर लाया है। ये ऑफलाइन रांची बैचेस के लिए, जो रांची से हैं, 2500 वन टाइम इसकी पेमेंट करनी होगी, और इसकी वैलिडिटी होगी आपकी 2025 के स्किल एग्जाम तक के लिए। नेक्स्ट है, जो ऑनलाइन बच्चे जो ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ऑनलाइन में भी जो प्राइस होने वाला है, अगर मंथ बेसिस ज्वाइन करते हैं आप लोग, तो 1000 पर मंथ रहने वाली है। इसमें आपको सारी चीज़ें प्रीलिम्स पढ़ाया जाएगा, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस, शॉर्ट हैंड पढ़ाई जाएगी, टाइपिंग पढ़ाई जाएगी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का एनालिसिस करवाया जाएगा, मॉक टेस्ट
और साथ ही साथ लाइब्रेरी फैसिलिटी। जो लोग रांची से हैं तो हमारे इंस्टीट्यूट में जो ऑफलाइन सेंटर्स में जो ज्वाइन करते हैं तो उनको सेम प्राइस में हम लाइब्रेरी फैसिलिटी भी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और अगर कोई वन टाइम में पेमेंट करना चाहते हैं तो 5000 रहने वाली है और इसकी वैलिडिटी होने वाली है आप लोगों का 2026 के स्किल एग्ज़ाम तक के लिए। और अगर कोई बच्चा सिर्फ स्पीड बैच हमारा ज्वाइन करना चाहता है तो सिर्फ जिनका लगता है कि प्रीलिम्स उनका अच्छा है, वो प्रीलिम्स इस बार क्वालिफाई कर जाएंगे, तो वो सिर्फ स्किल के लिए हमारे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। तो स्किल के लिए चार्ज रहने वाली है 1999 2000 रहने वाली है। इसकी वैलिडिटी 2025 के स्किल एग्ज़ाम तक की होने चाहिए। इसकी वैलिडिटी इसकी वैलिडिटी 2025 के स्किल एग्ज़ाम तक की रहेगी। नेक्स्ट है आपका ऑफलाइन। देखिए ऑफलाइन में बेनिफिट्स क्या क्या है। ऑफलाइन में आपको डायरेक्ट इंटरेक्शन मुझसे करने का मौका मिलेगा, पीयर लर्निंग होगी, आसपास के बच्चों को आप देखेंगे, उनसे सीखेंगे उनकी स्ट्रैटेजी क्या है, तो इसमें काफ़ी बेनिफिट होने वाली है। ज़्यादा से ज़्यादा आप रिसोर्सेज का एक्सेस कर सकते हैं और लाइब्रेरी फैसिलिटी को आप एक्सेस कर सकते हैं जो लोग ऑफलाइन में हैं। नेक्स्ट है ऑनलाइन की फैसिलिटी क्या है कि ऑनलाइन में आपको लर्निंग की फ्लेक्सिबिलिटी दी जाएगी, रिकॉर्डेड सेशंस मिलेंगे और ये कॉस्ट इफेक्टिव है। नेक्स्ट है ये हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स और लोकेशन डिटेल्स है। तो जो भी लोग बच्चे रांची से हैं वो कॉल करके हमारे लोकेशंस पे आके इंक्वायरी कर सकते हैं, और जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस को लेना चाहें तो ऑनलाइन कॉल करके इस नंबर पे आप हमसे जुड़ सकते हैं। देखिए मेंजर का मीनिंग जो होता है वो नाद होता है। नाद नाद जिसमें गायों को खाना मिलता है। छोटे से बर्तन में तो वो खा नहीं सकते हैं, नाद में खाते हैं जो बड़ी सी पत्थर की बनी हुई होती है या मिट्टी की बनी हुई होती है या सीमेंट की बनी हुई होती है। तो उसका क्या होता है, ओपन बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर which can be of cement, concrete, etc. from where the cattle or the horses can eat. अब डॉग ही ना, मेंजर का मतलब हो गया कि डॉग जो है नाद में बैठा है। नाद में बैठा है मतलब वो क्या होगा, जो हॉर्सेज है और जो ऑक्सेज है और जो काउज है वही खाते हैं नाद से खाना। यानी वो क्या है बेसिकली, वो जो है हर्बीवोरस एनिमल्स है, हर्बीवोर्स है। तो वो लड़ाई झगड़ा तो करते नहीं है भाई, उनके पास वैसी दांत तो नहीं है कि वो किसी से मार काट करेंगे। और गाय कितनी भी बड़ी हो, घोड़े कितने भी बड़े हो, उनको अपनी शक्ति की अंदाज नहीं होती, वो किसी से बेवजह लड़ते नहीं है। गाय छाप होना भी है मतलब बहुत सीधा होना। तो अगर डॉग उसमें घुसा हुआ है यानी उनको खाने नहीं दे रहा है, अपने खाने के ख्याल से घुसा है, या नाद जो होता है हमेशा गीला होता है और कुत्तों को गर्मी लगती है, तो वो क्या करते हैं, ऐसे जगह बैठते हैं जहां नीचे से ठंडक मिले। वो जमीन को खोदते हैं, थोड़ा स्क्रैच करते हैं जमीन को, तो नीचे से क्या होती है, हल्की गीली मिट्टी निकलती है जो ठंडी होती है। तो नाद में बैठा है अपना आराम के लिए, लेकिन अगला क्या हो रहा है, भूखा मर रहा है। यानी वो अपने सेल्फिशनेस के कारण दूसरे को भूखा छोड़ रहा है। यानी वो क्या होता है, सेल्फिश है। इसलिए डॉग इन अ मैंजर मतलब सेल्फिश होना। प्रोब्ड मतलब पूछताछ करना। किसी चीज में अगर आप पे शक है, when you are one of the suspects, then you may be probed by the investigating agency. ईडी पूछताछ करती है, that means they probed. ठीक है, सीबीआई पूछताछ कर रही है, that means they probed someone. तो ये होता है डॉगिना मेंजर का मीनिंग, मीन्स सेल्फिश होना। ठीक है, इसको देखो, ये टू रन अमक है। अमक जो होता है ना, ये वर्ड यूज होता है जब आपको बहुत जंगली तरह से अनकंट्रोलेबली चल रहे हो, दौड़ रहे हो, मतलब पागलों की तरह। पागलों की तरह कौन दौड़ते हैं, बच्चे, छोटे बच्चे। घर में दो बच्चे मिल गए तो पागलों की तरह दौड़ रहे हैं, उनको कुछ पता ही नहीं कहाँ टकराएंगे, खुद को नुकसान करेंगे, क्या करेंगे। तो इसका मतलब है दौड़ रहे, इसका मतलब ये रेस नहीं होगा। टू रन अबाउट इन फ्रेंजी, क्योंकि फ्रेंजी और अमक जो है लगभग ऐसा ही चीज है। अमक जो है वाइल्डली अनकंट्रोलेबली है, और फ्रेंजी का मतलब होता है ऐसा स्टेट ऑफ एक्शन विच इज अंडर नो कंट्रोल। मतलब लग रहा है जैसा कि पागल हो गया, शैतान जैसा कर रहा है, तो इसलिए उसको क्या कहते हैं, टू रन अबाउट इन फ्रेंजी। फुल ऑफ बीन्स, अब देखो फुल ऑफ बीन्स का कहां से रिलेशन है। बीन्स मतलब दाने हो गए, किसी चीज की बीज की बात हो रही है। बीज कहां होंगी, जहां पे प्रॉपर प्लांट को न्यूट्रिशन मिले, एनर्जी मिले, सनलाइट मिले,
मरा हुआ पौधा का बीज बहुत अच्छा नहीं होता है, फल बहुत अच्छा नहीं होता है। दैट मीन्स कि बहुत एनर्जेटिक होना। क्या होना? बहुत एनर्जेटिक होना। काउच पोटैटो। काउच पोटैटो एकदम कॉमन सा इडियम है। इसका मतलब होता है, काउच मतलब जो बैठने का बीन्स टाइप का बैग होता है वैसा। पोटैटो मतलब यहाँ आलू की बात नहीं है। आलू क्या होता है? सुस्त टाइप का चीज होता है, आप खाओ सुस्त हो गए, मोटा होता है। तो जो काउच मतलब जो बिस्तर पे पड़ा रहे और टीवी देखता रहे, उसको सोकर टीवी देखना पसंद हो, वैसे को क्या कहते हैं? काउच पोटैटो। इसलिए अ पर्सन हु प्रीफर्स टू वॉच टेलीविजन, अगर यहाँ लिख दो प्रीफर्स टू वॉच टेलीविजन, स्लीपिंग while sleeping on bed, while taking rest, while lying down, सबका मीनिंग क्या होगा? काउच पोटैटो। टू स्टिक टू वंस गन्स, मतलब बंदूक पकड़ के खड़े रहना, मतलब अड़ीग रहना, बंदूक पकड़े हुए, मतलब आप लड़ाई के मूड में हो, आप झुकने के मूड में नहीं हो, आप पीछे हटने के मूड में नहीं हो। यानी टू रिमेन डिटरमाइंड इन वंस पोजीशन, बंदूक लेके खड़े हो, मैं पीछे नहीं हटूंगा तो नहीं हटूंगा, मैं आगे जा सकता हूं, पीछे नहीं जाऊंगा। सोल्जर कभी पीछे जाते हैं? नहीं जाते। उनका डिटरमाइंड ओपिनियन है कि भाई मुझे प्रोटेक्ट करना है तो करना है, चाहे दुश्मन आ जाए, चाहे कुछ हो जाए, गोली खाऊंगा खाऊंगा। अपना भी बंदूक उसलिए रखा हूं। तो बंदूक लेकर खड़े हैं मतलब कि भाई पोजीशन मेरा फिक्स है, मैं कॉम्प्रोमाइज के पोजीशन में नहीं आया हूं। कैपिटल पनिशमेंट। कैपिटल पनिशमेंट आप कभी भी इंग्लिश पेपर देखोगे तो अगर किन्हीं को डेथ सेंटेंस दिया जा रहा है फॉरेन में भी, तो उसको कैपिटल पनिशमेंट का कैटेगराइज किया गया। डिस्कशंस होती है वर्ल्ड वाइड, व्हाट शुड बी द मोड ऑफ कैपिटल पनिशमेंट, मींस व्हाट शुड बी द मोड ऑफ अवॉर्डिंग डेथ पेनल्टी। देयर कैन बी वेरियस मोड, हैंगिंग टिल डेथ, a suicide injection, a injection which which may slow down their heart rate and eventually lead to the soft death without giving them the pain। तो ये कैपिटल पनिशमेंट मीन्स पनिशमेंट वेयर डेथ इज एमिनेंट, पनिशमेंट वेयर डेथ इज एमिनेंट, मृत्यु जिसमें निश्चित हो, उस पनिशमेंट को क्या कहते हैं? कैपिटल पनिशमेंट। दैट मीन्स डेथ सेंटेंस, मृत्यु दंड। आज के लिए इतना ही रखते हैं। मैं पीडीएफ भी शेयर कर दे रहा हूं, आप लोग एक बार तो वीडियो देख लियो, डिलीजेंटली देखा करो, मतलब ध्यान पूर्वक देखा करो, विथ फुल ऑफ अटेंशन, ठीक है? और सो कर कभी मत देखो वीडियो, क्योंकि उससे आपके आंखों पे भी जोर पड़ेगी और आपका कंसंट्रेशन भी वैसा नहीं रहेगा। आप पढ़ने के ही पोस्चर पोजीशन में बैठकर देखो और एक बार फिर पीडीएफ देख लो और खुद से देखो कि आपको याद है कि नहीं। तुरंत का पढ़ा हुआ आप अगले 5 मिनट में रिवाइज कर लोगे और वो लॉन्ग लास्टिंग मेमोरी रहेगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखता हूं, फिर ये सीरीज आगे बढ़ेगी। प्रीवियस ईयर इंग्लिश की क्वेश्चन भी जल्द से जल्द वो भी वीडियो आ रही है। थैंक यू दोस्तों।